हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट्स के लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं मैथ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए। आज हम बात करेंगे स्पर्शरेखा, एकांतर वृत्तखंड और जीवाखंड। यानी कि उनके नामों से आपको थोड़ा क्लियर हो रहा हो कि यहाँ पर स्पर्शरेखा के जो भी रूल्स रेगुलेशंस और जो फार्मूलेज हैं उनके आधार पे क्वेश्चन जो बनेंगे। तो साथ में ही जीवाखंड में जैसे कि हमने कल बात की थी, जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि एकांतर यानी कि अगर कोई चाप काट रहा है, वृत्तखंड बन रहा है, तो उसमें एकांतर वृत्तखंड में जो कोणों का क्या संबंध होता है। और अगर आपकी जीवा है यानी तिर्यक जीवा है, और अगर आपकी जो है अनुस्पर्शी जीवा है यानी कि अनुस्पर्शी स्पर्श रेखा, अनुस्पर्शी स्पर्श रेखा और तिर्यक स्पर्श रेखा, मैं बताऊंगा पूरा विस्तार में। तो उनकी लंबाई आप किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, वो सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप एक नंबर पुश करूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जाकर के ब्रांड में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले सिस्टम पर मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श रेखा की, कि स्पर्श रेखा होता क्या है और स्पर्श रेखा से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने जरूरी है। जैसे कि स्पर्श रेखा सिंपल है कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है ना, वृत्त स्पर्श का मतलब समझ में आ रहा होगा। स्पर्श मतलब होता है टच करना, ठीक है ना, टच करके जाना। तो जैसे ये है, अगर इस जो आपका वृत्त है, ठीक है, इसकी परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को, तो मान लो कोई ये पॉइंट है, अगर एक रेखा जा रही है जो कि इस बिंदु को स्पर्श करते हुए जाएगी इस तरह से यहाँ पर, तो ये जो रेखा है, मान लो ये ए बी रेखा है, तो ये ए बी रेखा इस वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा कहलाती है। अगर यहाँ से स्पर्श रेखा पर जहाँ बिंदु का स्पर्श कर रहे, अगर उस बिंदु को सेंटर से मिलाया जाए तो हमेशा यहाँ पर 90 एंगल बनता है। ये बात आपको याद रखना है, यानी कि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या याद रखना है कि स्पर्श रेखा जो है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा किसके साथ में, त्रिज्या के साथ में हमेशा कितने का बनाते हैं एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और ये आपको डिफरेंट क्वेश्चन में भी काम आएगा, ठीक है ना। और जहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है, ये सेंटर है, आपको इसे तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ और चीजें की, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त, अगर ठीक है इतना तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दो स्पर्श रेखाओं की, ठीक है, किसी एक ही बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उसके संबंध में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये है, ये कोई आपका वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु है, इसको आप कोई बिंदु मान सकते हो। इस बिंदु से यहाँ पर एक ही वृत्त पर हमने स्पर्श रेखा यहाँ से बनाई और इसी बिंदु से यहाँ बनाई, ठीक है ना, ये बनाते हुए निकली गई, ये यहाँ गई। ये बिंदु P है, मान लो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। तो अगर स्पर्श रेखा यानी कि जो टेंजेंट है, अगर एक ही बिंदु से आपकी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई यानी कि PA बराबर होगा PB के। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि किसी एक ही बिंदु से खींची गई एक ही वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। और यहाँ पर सेंटर O रहेगा, और यहाँ से अगर आप इसको त्रिज्या से मिला देंगे ऐसे और इसको ऐसे मिला देंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 का बनेगा। वो मैंने बता दिया है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर इस तरह से आपको दिया हो, ठीक है, तो इसमें कई आपसे चीजें आप जो निकाल सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट का से मिला दूं, अगर मैं ओपी को मिला दूं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि भाई एपी की वैल्यू ये है और ओ यानी त्रिज्या की वैल्यू ये दी, तो आप ओपी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये भी एक त्रिज्या है। तो इस तरह से आप जो इसमें काफी सारी चीजें लगा करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इस तरह से दिया हो, ठीक है ना। तो अगर मैं बताऊं इसमें, अगर मैं कहूँ कि बताओ भाई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, और इसको हम अगर मान लेते हैं A है, ठीक है ना, अगर ये पूरी दूरी A है, ये त्रिज्या R है, स्पर्श रेखा AP, तो बताइए स्पर्श रेखा AP की लंबाई आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पर सिंपल आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कहाँ पर लगाएंगे आप, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो कि इन कॉन्सेप्ट के ऊपर, ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए। तो अगर आप त्रिभुज देखेंगे AOP में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 90 है, ठीक है, 90 होने का ये समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 90 के सामने वाला जो रहती है भुजा वो मतलब कर्ण होती है। कर्ण मतलब कि यहाँ पर A है तो A स्क्वायर बराबर हो गया आपका
आर का स्क्वायर प्लस आपका जो स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि एपी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एपी का स्क्वायर अगर आप निकालें तो क्या हो जाएगा, एपी यानी कि स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप अगर स्क्वायर उठाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट। तो सिंपल समझ में आ गया होगा कि अगर हमको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है तो इसका फॉर्मूला बनता है अंडर रूट बिंदु यानी कि त्रिज्या दूरी, यहाँ पर क्या है आपकी केंद्र से जो बिंदु है से खींची गई उससे बीच की दूरी, ठीक है ना, केंद्र से बाहर बिंदु की दूरी, केंद्र से बाहर बिंदु की जो दूरी है वो उसका स्क्वायर माइनस जो त्रिज्या है आर उसका स्क्वायर, ये बनता है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए आप चलते हैं यहाँ पर, अब हम बात करेंगे दो वृत्त की बात करेंगे। दोनों वृत्त में हम उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शी और उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की बात करेंगे और उनकी लंबाई कैसे निकालते हैं उसकी फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में लगातार बताते रहूंगा, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगर हम दो बिंदु लेते हैं, ठीक है, सॉरी मतलब दो अगर वृत्त ले, ठीक है ना, अलग 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 लंबाई के दो वृत्त लेते हैं। मान लो एक ये वृत्त लिया और एक ये ही वृत्त, सामने एक छोटा सा वृत्त है, ठीक है ना, दोनों का केंद्र है यहाँ पर ये। अब हम यहाँ पर दोनों वृत्तों, अभी आपने रचना की होगी 9th-10th में कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रचना आपने की होगी या उभयनिष्ठ आपने तिर्यक स्पर्शी रचना की होगी। तो यहाँ पर हम जो है उभयनिष्ठ, अभी हम अनुस्पर्शी की बात करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी क्या होगी तो आप इसको ऐसे मिलाइए, क्योंकि यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचनी है जो कि दोनों को मिलाती हुई जाएगी। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह से एक रेखा ये है जो कि दोनों को स्पर्श करते हुए जा रही है, जो कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी है, ठीक है ना। इतना तो आपको क्लियर हो गया। ये क्या है, ये है उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको इसको निकालना है तो आप देखिए यहाँ पर अगर मान लें कि इसकी लंबाई यानी कि जिसकी त्रिज्या है r1 है और इसकी त्रिज्या है r2, ठीक है ना। ये सब की वैल्यू आपको एग्जाम मतलब जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको दी रहेगी ये सारी चीजें। अब हम जो है दोनों के सेंटर के बीच की जो दूरी ये आप ऐसे करेंगे, ये हो गया, ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर, क्योंकि अब हमको अगर निकालना है इसकी लंबाई निकालना है तो इसके लिए हमको एक चीज और इसमें बनानी पड़ेगी और हमको ड्रा करनी पड़ेगी। वो चीज क्या ड्रा करनी पड़ेगी उसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से अगर हम इसके पैरेलल, अगर इस जो उभयनिष्ठ स्पर्शी है उसके पैरेलल एक रेखा खींचे तो वो रेखा कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हुए आएगी, ठीक है। ये तो हो गया दोनों के बीच की दूरी हो गया, ठीक है ना। लेकिन हमको इसको निकालना है तो एक हमको यहाँ पर चाहिए हुआ क्या, एक हमको यहाँ पर संबंध निकालना पड़ेगा, एक हमको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन पाता है तो हमको निकालना पड़ेगा। तो हमको कुछ रचना करनी पड़ेगी। वो रचना क्या होगा कि हमको यहाँ से इसके पैरेलल एक रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी कि कुछ ये लगभग इस तरह से करके यहाँ पर ड्रॉ होती हुई आएगी। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये वाली रेखा है, ये रेखा नहीं कि अगर बात करें इसकी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है C दिया हुआ है और D दिया हुआ है, CD है और यहाँ पर इसको B माना गया है, ठीक है ना, और यहाँ पर A माना है और इसको E माना है। अब देखिए यहाँ पर जरा देखिए कि ये दोनों रेखाएं यानी कि CD और EB ये दोनों रेखाएं क्या हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये दोनों रेखाएं लंबाई में भी बराबर होंगी क्योंकि समांतर रेखाएं और एक ही बिंदु पर जो है यहाँ पर ये दोनों को एक ही रेखा काट रही है, इसलिए दोनों की लंबाई बराबर है कि आपकी यहाँ पर CD बराबर है EB के। ये आपको क्लियर हो गया। इतना क्लियर होने के बाद आपको निकालना है लंबाई किसकी, आपको निकालना है लंबाई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि CD की लंबाई आपको निकालनी। तो अगर आप EB की लंबाई आप निकाल लें तो वो आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हमको निकालने इसकी लंबाई, जरा देखिए यहाँ पर आपकी स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पर्श रेखा यहाँ पर 90 का बना रही है, ठीक है। तो यहीं पर सेम, क्योंकि आपको यहाँ पर देखेंगे कि दो समांतर रेखा को जब कोई रेखा काट रही है तो ये दोनों एंगल यहाँ पर बराबर होते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री का अगर है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक। इतना क्लियर होने के बाद अब आप क्या ये पता चल गया आपको 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया आपका। अब आपको अगर ये लंबाई हम निकाल दें, लंबाई कितनी होगी तो देखिए यहाँ पर ये R2 ये R1 है, पूरी R1 थी
तो R1 से अगर आप R2 निकालते हैं, ये लंबाई हो जाएगी आपकी R1 माइनस R2। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या आ चुका है, आपके पास यहाँ पर ये लंबाई आ चुकी है, इसकी वैल्यू निकल गई, और देन आपकी ये जो लंबाई आपको निकालनी है, और ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी मान लो, कुछ भी मान लो, ये है मान लो कि ए मान लो केंद्रों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला, यहाँ पर बनेगा उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी यानी कि ई बी। अगर हम ई बी की बात करें, ई बी स्क्वायर की बात करें, क्योंकि ई बी जो है वो आपका लंब या आधार कुछ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 सामने की रेखा कर्ण होती है, तो कर्ण यहाँ पर ए है, तो ई बी स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका ए ई का स्क्वायर, यानी कि ई बी यानी कि सी डी बराबर है अंडर रूट दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के बीच की दूरी का होल स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर। का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने डेरिवेशन कर लिया कि अगर आपको उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी खींचनी है तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या बनता है। अगर यहीं पर अगर हम उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की जगह पर उभयनिष्ठ कृतक स्पर्शी की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल ये हो जाएगा, जो यहाँ पर त्रिज्याओं का अंतर था वहां पर त्रिज्याओं का योग हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि अगर हम कृतक स्पर्शी की बात करें, ठीक है ना, उभयनिष्ठ कृतक स्पर्शी, तो इसके फॉर्मूले में यही सब कुछ है, बस यहाँ पर अंतर इतना है कि अंडर रूट में केंद्रों के बीच की दूरी तो रहेगी, यानी कि ए स्क्वायर रहेगा, माइनस भी रहेगा, लेकिन त्रिज्याओं का जहाँ पर अंतर था वहां पर हो जाएगा त्रिज्याओं का योग, ठीक है ना। का योग का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको आप इसको थोड़ा सा याद करने के लिए ऐसे भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अनुस्पर्शनी छोटा, छोटा मतलब हटा देना है, और तिर्यक मतलब कि तिरछा मिर्चा गया हुआ है, थोड़ा बड़ा ही होगा, तो यहाँ पर त्रिज्याओं को योग कर देना, ठीक है। आपको याद करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, एक इजी वे में क्लियर हो जाएगा। तो इसका डेरिवेशन हो गया, और आप चाहेंगे तो उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शी का भी आप डेरिवेशन इस तरह से निकाल सकते हैं, वो आपको भी आ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले जो कॉन्सेप्ट है उनकी ओर चलते हैं। यहाँ पर उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शी और उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की बात हो चुकी, अब हम आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात आगे करने वाले हैं एकांतर वृत्तखंड के कोणों की बात करने वाले हैं। जो हम कॉन्सेप्ट आगे बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे आप किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा करके एकांतर वृत्तखंड के कोणों का जो आपका प्रिंसिपल रहेगा उसको आप यूज करके वहां से आप आराम से एंगल निकाल सकते हैं। तो एकांतर वृत्तखंड के कोणों का जो है एक्चुअल में वो क्या कहता है कि अगर आपका इस तरह से कोई वृत्त बना हुआ वृत्त है कोई इस तरह से, ठीक है, और ये कोई इस तरह से लिखा जा रही है, यहाँ से इस तरह से, अगर ये जो आपका ये जो है स्पर्श रेखा जा रही है, मान लो ए बी स्पर्श रेखा है, और ये बिंदु है मान लो डी है, ऐसे कुछ मान सकते हो। अगर यहाँ से हम एक इसमें इस तरह से कोई आकृति बनी हो, यानी कि अगर ये पॉइंट यहाँ से इस तरह से एंगल बनाता हो जाए इस तरह से, जब देखने की कि यहाँ पर स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श बिंदु है वहां पर एक वहां से एक दो रेखा निकल रही है जो कि अलग अलग जाकर के कोनों पे एंगल बना रही है। उस कंडीशन में अगर हम बात करें इस एंगल की, यानी कि बात करें एंगल ए, ये मान लो कि सी है, पी है ये, और क्यू मान लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंगल ए डी पी, ठीक है, ए डी पी, तो ये एंगल अब देखो एकांतर वृत्तखंड कह रहा है, ठीक है, तो इसके नाम से जो है एकांतर मतलब एक का अंतर। तो अगर ये है तो आपको यहाँ पर से अंतर यानी कि इस रेखा को पार करो, इस रेखा मतलब इस साइड में तो कोई एंगल इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है, इस रेखा को पार करना है, पार कर गए, और फिर एकांतर वृत्तखंड मतलब इसके पार करने के बाद यहाँ पर इस साइड नहीं, इसके जस्ट अपोजिट साइड, ये यहाँ पर है तो इसको सीधे यहाँ से मिलाना है, ठीक है। तो एकांतर वृत्तखंड मतलब सिंपल समझना, जब भी कोई एंगल दिया हुआ एकांतर वृत्तखंड का आप लगाना है, कैसे आप लगाएंगे, तो जो भी एंगल आप यहाँ पर दिया हुआ जो कि स्पर्श रेखा के साथ बनेगा एंगल, तो उसको एक रेखा जो इसको क्रॉस करो, एकांतर करो, वृत्तखंड में सबसे अलग जो उसके सामने एंगल दिख रहा है वो एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इसके बराबर एंगल ये होता है, और अगर यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर तो इस रेखा को पार करो और यहाँ पर सबसे कोने का एंगल है कि ये
तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एकांत वृत्तखंड का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि अगर कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, वो आपको स्पर्श बिंदु से जो भी आप एंगल बना रहे हैं तो एकांतर जो वृत्तखंड में बने जो कोण होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। इस प्रिंसिपल का यूज हम डिफरेंट जो है क्वेश्चंस में करने वाले हैं, इसलिए इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, एकांतर वृत्तखंड का काम हो गया। अब हम बात करने वाले जीवाखंड की बात करने वाले कि हम जो है सेगमेंट्स ऑफ द कोड की बात करने वाले हैं। इसमें क्या चीज रहता है, तो सेगमेंट ऑफ द कोड कुछ है नहीं, जीवा खंड की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले एक ड्रॉ करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं कि जीवा वृत्त में ही आपको मिलेंगे और कहीं मिलेंगे नहीं। ये एक आपका वृत्त बन गया। अब इसमें जो है आपको वृत्त खंड सॉरी मतलब कि इसमें को जीवा खंड बताना क्या है। तो अगर हम ऐसे देखो एक्चुअल में देखें तो जीवा आपकी ए बी है, लेकिन मान लो इस ए बी जो जीवा है इसको आगे तक बढ़ा दें, पी तक बढ़ा दें, तो यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगी, एक मिलेगा पी ए मिलेगा और एक मिलेगा पी बी। तो ये दोनों जो है आपकी जीवा यानी कि ए बी के क्या है, जीवा खंड है। क्या है, जीवा खंड। ये आपको इससे कोई मतलब नहीं कि जीवा खंड क्या होता है, बस ये समझने की बात है कि जो जीवा है उसी के पार्ट है जो कि आगे बढ़ाने पर पी बिंदु तक बढ़ाने पर मिल रहा है। तो यहाँ पर पी और पीबी दोनों जो है जीवा ए बी की जीवा खंड कहलाते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके ऊपर किस तरह से पॉइंट्स बनते हैं जो आपको याद करने हैं, जो आपको एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसको जरा देख लीजिए, ठीक है। तो जीवा खंड की आप बात क्लियर हो गई। अब हम एक ही बिंदु से दो जीवा खंड मतलब एक ही बिंदु से इसको जो है दो जीवाएं बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। अगर यहाँ पी बिंदु ही रहा है, ठीक है, और इसको हम ऐसे मिला दें, ये पी बिंदु है, मान लो ए बी था तो यहाँ पर सी डी कर देते हैं। तो इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है जीवा खंड का, कि इस जो बाहा बिंदु है कि जो जीवा जो बाहा बिंदु है आपका, ठीक है ना, जहाँ से हर रेखा ड्रॉ हो रही है उस बाहा बिंदु से आपको लंबाई लेनी है इसकी, और उसी बाहा बिंदु से लंबाई लेनी है इस वाले पॉइंट की। तो इन दोनों का जो गुणनफल मतलब जो गुणा होगा, गुणनफल होगा, वो आपके पी से डी की और पी से सी की गुणा के बराबर होता है। ये यही बताना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, पी से आप दूरी लो ए की इंटू पी से दूरी लो बी की बराबर होता है पी से डी की दूरी पी डी इंटू पी सी। ये तो ये होता है जीवा खंड में जो फॉर्मूला निकलता है। ये फॉर्मूला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करना है और दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा अंतर कर दें, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसमें थोड़ा सा और अंतर करते हैं, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से मिटा करके यहाँ तक ले आए, ठीक है ना, इस पॉइंट को यहाँ से हटा दें, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर तो अब डी ही तक है, यहाँ पर तो सिर्फ पॉइंट ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हमको प्रिंसिपल यूज करना है, क्या फॉर्मूला यूज करने हैं, तो यहाँ पर आपका पी ए इंटू पी बी बराबर हो जाएगा पी डी का होल ऑफ स्क्वायर, पी डी इंटू पी डी, ठीक है। पी डी का होल ऑफ स्क्वायर आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको फॉर्मूले जो है इससे निकल के आते हैं जिनको आपको याद करना है। और इन अगर आप तथ्यों को सब याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप आगे जो भी क्वेश्चन को आप इजीली हल कर पाएंगे। एक और हम बात कर लेते हैं जो है आपका बहिष्कोण की बात करते हैं। बहिष्कोण मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी एंगल बना है उसके सबसे बाहर का कोण। बहिष्कोण का फॉर्मूला जो है आपको किस तरह से इफेक्ट करेगा चीजों में, उसको भी देख लेते हैं। तो ये आपको कुछ बना हुआ कोई आकृति इस तरह से बनी है, ठीक ना। अब हमने जैसे कि आपने देखा मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। यहाँ हमारा त्रिभुज आपका ए है, बी है, सी है और ए सी को हमने आगे बढ़ा दिया है यहाँ तक। मान लो यहाँ पर ई है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो बहिष्कोण बना है, बहिष्कोण का मतलब नाम से क्लियर, बहिष मतलब बाहर का कोई एंगल है। बाहर एंगल क्या है कि जब भी किसी त्रिभुज की किसी भी एक रेखा को आगे बढ़ाने पर जो बाहर एक एंगल दिख रहा है, जो त्रिभुज के बाहर दिखे, त्रिभुज के सबसे बाहर एक ही एंगल दिख रहा है आपको, ये है जो कि आपका ये है, यानी कि एंगल है बी सी ई का एंगल जो कि बाहर दिख रहा है। तो ये जो एंगल है बी सी ई का एंगल, ये एंगल सुदूर कोण है, यानी सुदूर कोण यहाँ पर कौन कौन से, ये कोण है और एक ये कोण है। तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि एंगल बी सी ई बराबर होगा एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी के, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहिष्कोण से संबंधित महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है ना। ये आप अगर ये सब चीजों को आप याद रखेंगे तो आगे जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो उनमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं।
ठीक है, चलिए इतना चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण सवाल है, ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करने पड़े। जो भी कैंडिडेट्स हाई स्कूल वाले भी, उनको ये मतलब कि हाई स्कूल का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएंगे सभी कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चन से, तो बिल्कुल ये वीडियो को देखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, मैं पढ़ के बता देता हूँ। कह रहा है कि एक रेखा पीटी जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को, ठीक है, बिंदु टी पर स्पर्श करती है। बिंदु पी की वृत्त के केंद्र से दूरी क्या होगी? चलिए बनाते हैं। इसमें जो भी चीज क्या हो बहुत ही सिंपल आप समझिए और फिर इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। तो 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, तो चलो कुछ नहीं, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है हमको। ये हमने एक वृत्त ड्रॉ की, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है ना। एक रेखा पूरी जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, बिंदु टी पर स्पर्श कर रही है। यहाँ मान लो बिंदु टी है, यहाँ पर स्पर्श कर रही है, इसकी लंबाई है यहाँ, मान लो आपको पीटी दिया हुआ तो पीटी हो गया, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। ओके चलो दी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ केंद्र से इसको मिला दो, ऐसे कर दो, ये सेंटर हो गया ओ, यहाँ से ऐसे कर दो, ये हो गया आपका 90 की त्रिज्या, स्पर्श रेखा पर 90 का कोण बनाती है। आपकी त्रिज्या की लंबाई दी है 3। आप कह रहा है कि बिंदु पी की वृत्त के केंद्र से क्या दूरी होगी, तो बिल्कुल हम लोग वही तो कर चुके। बिंदु पी की वृत्त के केंद्र से दूरी निकालनी थी, हम तो बस आ गया। हमको हमने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, जो भी हमको चीज दी थी बस उसको जो है सिंपल ड्रॉ कर दी। 5 सेंटीमीटर की आपकी लंबाई दी थी, स्पर्शिक रेखा थी, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दी थी इस वृत्त की, ठीक है ना। अब हमको निकालना है ओपी, तो बहुत ही सिंपल है, हमने पाइथागोरस में लगा दो, जिसमें आप देख पा रहे हो 90 जगह 90 के सामने का जो रहती है वो होती है कर्ण, तो यहाँ पर 90 के सामने की कर्ण कौन सी, ओपी है, तो ओपी का स्क्वायर बराबर जाएगा आपका इसका, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इतना क्लियर हो गया। आपको दूरी चाहिए भाई, तो चलो दूरी तो आ ही जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओपी बराबर जाएगा अंडर रूट 3 3 9 5 5 25, तो ये हो गया अंडर रूट आपका कितना हो गया, आपका हो गया 34। तो ये आ गया आपका ऑप्शन ओपी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 34 आंसर है, जो कि आपका बिंदु पी, जो बाहर बिंदु था उस बिंदु पी की केंद्र से दूरी आपकी आ गई, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वही जो हमने कॉन्सेप्ट पहले बताया, उन्हीं सब का कॉन्सेप्ट का यूज करना है और बस आपको आंसर निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या कर रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जरा आप भी इसको खुद चलाने की कोशिश करिए, पहले वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, फिर अगर ना आए तो हम जो आपको आंसर बता ही रहे हैं। इसे बोला कि 6 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की परिधि से, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी। चलिए बना लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये कोई व्यास है, मतलब एक वृत्त है जिसकी व्यास 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी इसकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस हो गया r = 3 हो गया, और डायमीटर इन डी = 6 हो गया, डी है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की परिधि से, ठीक है, इसकी परिधि, परिधि मतलब होता है ये, परिधि मतलब बता जो बाहर की रेखा, परिधि, परि मतलब चारों तरफ, ठीक है। तो परिधि से 10 सेंटीमीटर दूरी खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। यहाँ से दूरी दी गई 10 सेंटीमीटर की, ये पॉइंट है P, ये है 10। इस 10 सेंटीमीटर दूरी से खींची गई स्पर्श रेखा की बात कीजिए। चलो यहाँ से इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहाँ पर भाई खींच लेते हैं, ऐसे खींच लिया, ठीक है। तो अब बताना है हमको कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई बात करें। जब ध्यान से समझिएगा पॉइंट को कि यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन बुलाया कि 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस था, और साथ में परिधि से, यानी कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर लेना है। कई लोग क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर बोला तो लोग क्या करेंगे, सेंटर से ले लेंगे, कई लोग कहाँ से ले लेंगे, तो ऐसा नहीं, परिधि से 10 सेंटीमीटर दूर, दूर जब भी बोले तो दूरी की जो गणना की जाती है वो हमसे लंबवत नहीं, सीधे सीधे दूर, ठीक है ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल सीधे लेना है। तो 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर बात की गई है कि 10 सेंटीमीटर दूर जो है, वहां से आपका जो पॉइंट है, उस पॉइंट से इसका जो पॉइंट आ रहा है यहाँ का, इसका स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी वो आपको निकालना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या दी गई वो है आपकी 3, ठीक है, 3 आप यहाँ पर कर लो। अब यहाँ पर त्रिज्या है 3, और यहाँ पर जगह उसको ऐसे मिला के सीधे, क्योंकि आपको दूरी जो लंबा दी थी यहाँ भी 3 सेंटीमीटर रहेगी, त्रिज्या भी 3 ही है। अब आपको निकालनी इसकी लंबाई, ठीक है। दिस इज द योर क्वेश्चन। तो जरा देखो 10 और 3 यानी कि पूरा हो गया 13 सेंटीमीटर की, हो गई 13 हो गया, ये हो गया 3।
अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जो आपका है स्पर्श रेखा वो आपकी 90 डिग्री यहाँ बना रही है। इस कंडीशन में 90 के सामने जो रेखा है होती है कर्ण है, कर्ण यहाँ पर है 3 + 10। मैं आपको पॉइंट देता हूँ, पॉइंट मान लो ये O है, ये A है और ये है P, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो कर्ण रहेगा, ठीक है, नहीं यहाँ मान लो C है तो OC + CP बराबर हो गया 3 + 10 मतलब हो गया 13। और आपका जो ये था ये आपका आ गया ओपी आ गया। ओपी आपका कर्ण है क्योंकि 90 के सामने वाला जो भुजा होती है वही होती है कर्ण, ठीक है ना। तो आपको ओपी आ गया 13 आ गया। इसके बाद आपको सीधे पाइथागोरस में लगाना है तो 13 का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आप इसको कुछ ही मान सकते हो, आधार या लंब कुछ मान लो। तो यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, आपको यही चीज निकालना था ओपी सॉरी एपी, तो एपी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है। इसका हो गया 169 हो गया माइनस, यहाँ को इधर लाओ 3 9 हो जाएगा -9 इक्वल हो जाएगा AP का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर AP की वैल्यू आ जाएगी √, हो जाएगी 160, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका आएगा लगभग, इसका आएगा 12.64 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी है, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि किस तरह से आपकी स्पर्श रेखा होती है जो कि आपकी त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, प्लस आपको दूरी दी गई तो दूरी में से 90 डिग्री मतलब सीधे आपको हॉरिजॉन्टल दूरी निकाल लेनी है। तो 10 यहाँ पर है, 3 यहाँ से 10 13 हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ठीक है। इतना चीज़ों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा चौथा क्वेश्चन। उसमें जो हमने कहा था एकांतर वृत्तखंड के जो हमने प्रिंसिपल बताया था, हम उसी का प्रिंसिपल का यूज यहाँ पर करने वाले हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा है, मजा आएगा आपको। यहाँ पर हमने बनाया वृत्त, ये एक वृत्त हो गया, सर्किल हो गया। इस सर्किल में कहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट है ए, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ये गया पॉइंट ए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर है पी क्यू। जरा इसमें दिमाग लगाने वाली बात जो हमने बताया था कि एकांतर वृत्तखंड में क्या चीज होता है, किस तरह से एकांतर वृत्तखंड के हम एंगल की बात करते हैं, वो चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर। तो पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सी बी पॉइंट डी है, जहाँ पर आपका ए तक हो गया और ये पॉइंट ए में टच किया और ये यहाँ पर आ गया यहाँ पर। इसके बाद, ठीक है, यहाँ पर आपका सेंटर ओ है और कोने पे एक पॉइंट और दिया है टी, जो यहाँ पर इस तरह से इसको मिलाया हुआ है ऐसा। देखिए आपको आप भी देखने तो लग रहा होगा कि अरे बहुत ही अजीब तरीके से सब दे दिया, एक साथ सब भर दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको देखने इसमें आपको दिया क्या है, यानी कि एंगल क्या वैल्यू दी है, एंगल BAQ, ठीक है, एंगल BAQ बराबर दिया है 54 डिग्री। अब ये चीज आने के बाद आप देखिए यहाँ पर कि BAQ है कहाँ पर, फिर BAQ यानी कि आपका ये एंगल यहाँ पर है, BAQ यहाँ पर है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी है 54। जैसे कि हमने कहा था कि एकांतर वृत्तखंड का जो फॉर्मूला लगाते हैं जब, यानी कि जो इसका सिद्धांत लगाते हैं, तो जो एंगल है उसके एक बाद में, ठीक है ना, और उससे जितना आप दूरस्थ जा सके। तो यहाँ पर 54 इस रेखा के बाद यानी इस साइड पे, इस तरफ पे, यानी इस एरिया पे सबसे दूर यहाँ पर आपका है सेंटर सी, पॉइंट सी के पास। तो ये एंगल 54 है वो इसके बराबर यहाँ पर होगा, यानी कि आपका आया एंगल ACB बराबर है 54, जो कि आपका एकांतर वृत्तखंड का जो आपका सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीजें और क्लियर हो रही है, कई लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमको निकालना है एंगल, निकालना क्या है ADB, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, यानी कि ये वाला एंगल है ADB, ये एंगल हमको चाहिए। आप देखो यहाँ पर एक आपको चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा होगा, ठीक है ना, यानी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है चक्रीय चतुर्भुज आपको बन रहा है, ये मैं बता देता हूँ क्लियर। आपका यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज जो A है CBD, ठीक है, ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है मैंने बहुत पहले बता ही दिया है आपको कि इसमें आमने सामने के एंगल का जो सम होता है, जो योग होता है वो होता है 180 रहता है, ठीक है। तो 54 प्लस जो आपका एंगल यहाँ पर ADB है, ADB इसका ये हो जाएगा कितना 180 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। बस आपको यहाँ पर दो पॉइंट्स आपने लगाए, एक तो आपने लगाया एकांतर वृत्तखंड का प्रिंसिपल और दूसरा आपने लगाया चक्रीय चतुर्भुज का। अब यहाँ पर एंगल ADB बराबर हो गया 180 माइनस 54, ठीक है। बस आपको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे
तो यहाँ पर आएगा आपका 10 में से 4 घटा 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2 और 1, ठीक है। तो 126 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट थोड़ा सा आपको प्रिंसिपल याद रखते हैं कि कहाँ पर किस प्रिंसिपल का यूज करेंगे, तो आपको इजीली सब चीज बन जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या कहता है, यहाँ है 5r, ठीक है। इसमें भी आपको एक आकृति दी गई है, चलो इस आकृति में देखते हैं और उसमें क्या क्या चीज करना है उसकी हम बात समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ एक सर्किल, ठीक है। ये और भी ये क्वेश्चन जो है वो और भी अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने पॉइंट इसका ये ए जो कि स्पर्श बिंदु है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है बी, उसके बाद ये है क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी ए आपको ऐसे दिया हुआ है और यहाँ से आपका बी क्यू मिला दीजिए ऐसे। यहाँ पर मिलने के बाद आपको इसकी एंगल दी है 30 डिग्री और यहाँ पर है O, और फिर आपको यहाँ पर P है, Q आपको दिया हुआ है, यहाँ पर इसका है यहाँ पर 80 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आप जरा देखेंगे यहाँ पर C आपको यहाँ पर दिया है, इस तरह से पॉइंट C है। अब बोल रहा है कि BAC, ठीक है। B मतलब कि आपको सॉरी यहाँ पर दिया है ABC, ठीक है। तो A यहाँ पर एंगल देखिए ABC। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी आपको दिया हुआ है चित्र, उसको आप चित्र समझ लें अच्छी तरह से, उसमें क्या एंगल दिया, कहाँ पर दिया, उसमें आप क्या क्या चीज लगा सकते हैं, बस आपको चीज लगा देना है। तो एंगल आपको यहाँ पर आ रहा है, इसकी वैल्यू आपको दी 30 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको BAP यानी कि BAP, ठीक है। एंगल BAP की वैल्यू दी है आपकी 80 डिग्री दी है। तो अब बताना है हमको यहाँ पर कि आपको AQC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। AQC यानी कि AQC इसकी वैल्यू बताने की वैल्यू क्या होगी। अब जरा दिमाग लगाने वाली बात है कि यहाँ पर हमको अगर ये निकालना है तो हमको इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, उसको आप जरा समझिए, ठीक है। अब देखो इस आकृति में भी हम अगर हम एकांतरवर्ती खंड वाला अगर प्रिंसिपल यूज करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा। अगर हम देखें यहाँ पर 80 है, ठीक है ना, यहाँ पर 80 डिग्री दिया हुआ है, तो इस रेखा के बाहर कोने पे यहाँ 30, यहाँ पर ये है जो आपका एंगल, ये हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। 80 ये हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगर यहाँ पर 30 दिया, ठीक है, अगर यहाँ पर 30 है तो अगर ये एकांतवर्त खंड के अगर रोल से अगर 30 देखोगे कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आपका एक, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है ना, ये जो दूर है, अगर आप यहाँ पर एक अगर आप जूम करो यहाँ पर, तो समझ में आएगा आपको कि यहाँ पर अगर ये पॉइंट में भी अगर एंगल देखेंगे आप, तो इसका एंगल भी एकांतर इसको छोड़ करके दूर पर यहाँ है, तो यहाँ भी इसका भी एंगल होगा 30 होगा, ठीक है। तो मतलब आपने दोनों जगह से आपने एकांतरवर्त खंड का आपने प्रिंसिपल यूज कर लिया है। अब आपको निकालना क्या, सिंपल आपको चाहिए थी इसकी वैल्यू, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू के लिए आपको बस क्लियर होगा, यहाँ पर 30 है, यहाँ पे एक त्रिभुज आपकी ड्रॉ हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये आपके लिए कितना दिया है, आपको 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 80 दिया क्या है, कितनी होगी, ये 100 हो जाएगी, 100 होगी, और ये 30, तो आप निकालिए इसका 30 निकालिए, प्लस आपको 100 आगे 100 कैसे आई आपकी, ये पूरा एक जो है 180 रहेगा, ठीक है। 180 बराबर है 80 प्लस आपको चाहिए था x, जो यहाँ पर 100 में निकाला है, तो x की वैल्यू अगर कितनी है, 100 आ गई, तो 30 प्लस 100, ठीक है, प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि यहाँ पर है AQC प्लस एंगल AQC बराबर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180, तो हमने क्या 180 किया, तो एंगल AQC बराबर आ गया 130 माइनस 180 माइनस 130, तो इसका एंगल आ गया 50। तो ये आपका आ गया एंगल AQC जो को चाहिए था उसकी वैल्यू आ गई 50 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सवालों को जो सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे एकांतरवर्त कोण लगाए हमने, जो भी आपको रहता है एकांतरवर्त खंड का जो प्रिंसिपल बताया था उसको आपने यूज किया, फिर आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पर दोनों जगह ये लगाया, फिर आपने देखा 80 यहाँ पर है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, फिर आपने यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का सम करके देखा, तो यहाँ पर आपको मिल गया कि यहाँ पर क्या होगा, 100 होगा, तो 100 प्लस 30 और यहाँ पर 180 में घटाया, तो यहाँ पर आ गया आपका 100 सिर्फ 50, ठीक है। इसका आंसर 50 है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक वृत्त दिया है, हमने एक वृत्त ड्रॉ कर लिया इस ढंग से, एक साइकिल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका सेंटर है O। अब यहाँ पर एक बिंदु है बाहर में T, यहाँ पर पॉइंट है। अब यहाँ से T से स्पर्शरेखा खींचनी है, ठीक है, तो चलो खींच लेते हैं। ये स्पर्शरेखा खींचेंगे हम यहाँ पर, T से हमने खींचा स्पर्शरेखा यहाँ ऐसे,
और एक यहाँ से ऐसे खींचा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो पॉइंट मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहे हैं, ए है यहाँ पर और यहाँ पर है बी, ये है सेंटर ओ, और यहाँ पर आप इसको मिला देंगे इस तरह से ऐसे और इसको ऐसे, ये हो जाएगा 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। प्लस इसमें एक चीज और दिया गया है, यहाँ पर आपको एक और स्पर्श रेखा दी गई है जो पॉइंट ई को स्पर्श करते हुए खींची गई है ऐसे, इस तरह से एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, जो कि आपकी सी डी है, सी है और डी है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि OT बराबर 13 सेंटीमीटर है, ये पूरी लंबाई OT, ठीक है, ध्यान रखना क्या चीज दिया, OT बराबर 13 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है OA, OA क्या है, त्रिज्या, ये त्रिज्या 5, तो OA हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो OT को हम अगर तोड़ें तो OT बराबर होगी OE प्लस ET होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 13 ही है। अब आपको क्योंकि OA बराबर OE बराबर OB होगा, तो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर तो OE की वैल्यू भी 5 हुई, 5 प्लस ET बराबर 13, तो ET की वैल्यू आ गई आपकी 8। ये है आपको OA दिया है 5 दिया हुआ है। देखिए आपको और जितनी वैल्यू आ जा रही है सब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, निकाल लीजिए। अब हम कहाँ कहाँ पर क्या यूज करेंगे आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो हमको पूछना यहाँ पर क्या है कि स्पर्श रेखा, ठीक है ना, CED पूछा है, CED जो ई प्रवृत्त की स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई क्या होगी बताना है, ठीक है। तो वो CED की लंबाई बताने क्या होगा। अब जरा दिमाग लगाने वाली बात है, अगर आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है, तो यहाँ का OT आपका 13 दिया हुआ है, ये पूरा मतलब OT पूरा 13 है, बाकी आपका ये सेगमेंट में देखते 8 है और ये 5 है, ठीक है। आपको निकालनी है CED की लंबाई। तो जरा एक बार दिमाग लगाओ कि अगर हम यहाँ पर अगर देखते हैं, अगर ये देखोगे थोड़ा सा, इसको देखो, ये तो पकड़ो ऐसे और ये, ठीक है, तो जो आपका ये CE है, CE प्लस ED बराबर होगा CED होगा, ठीक है ना, CED बराबर होगा CE प्लस ED, और दोनों ही बराबर हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है आपकी एक बिंदु से जा रही है, या फिर दोनों की लंबाई यहाँ पर जो है बराबर है कि ये बराबर है इसके। अब हमको इसे निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको अगर ये दूरी हमको चाहिए होगी, ये दूरी हमको भी अगर हम निकाल लेते हैं तो हमको और इजी हो जाएगा। ऐसा हमको क्यों लग रहा है, क्योंकि आप जरा देखो कि बिंदु जो C है, जो ये C है, अगर इसी बिंदु से अगर यहाँ पर देखो तो बिंदु C से यहाँ पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक है CA और एक है CE। यहाँ पर बिंदु C से दो स्पर्श रेखा है CA और CE। तो अगर यहाँ पर हमको अगर CA की वैल्यू निकल जाती है तो आपको पता है कि किसी बाहर बिंदु से वृत्त में खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो अगर हमको CA निकल जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम CE की वैल्यू निकाल लेंगे, CE CA के बराबर होगी। तो अपने पूरी लंबाई का पता चले उसमें हमसे ये लंबाई को निकालनी है, तो पूरी लंबाई पहले पता कर लेते हैं, उसमें से हम ये लंबाई निकालेंगे। तो पूरी लंबाई निकालने के लिए क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 5 और ये 13, यहाँ पर जो 13 है वहाँ पर 90 के सामने यानी कि कर्ण है, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पहले हमको निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, CA निकालना है, ठीक है ना, यहाँ पर पहले निकालना है, आपको CA निकालना है, सॉरी CA, उसके लिए हम यहाँ पर पहले काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप ट्रायंगल में देखिए यार, ठीक है ना, इसमें आप देखिए यहाँ पर OAT में जरा देखिए, तो यहाँ पर हो गया OAT में देखेंगे तो यहाँ पर OT का होल स्क्वायर नहीं, OT स्क्वायर, OT क्या है आपका, OT आपका एक है कर्ण, स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका OA स्क्वायर प्लस आपका AT स्क्वायर, ठीक है, AT स्क्वायर। तो OT का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया था 13 दिया, तो 13 का स्क्वायर हो गया बराबर OA की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो इससे आप इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा, माइनस 5 का करेंगे 25 होगा, इसको अंडररूट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 144 जो कि आपका है 12 का, ठीक है। तो आपका आ गया 80 बराबर आ गया 12, ठीक है, आप इधर सॉल्व करेंगे तो 12 आ गया। तो 80 की लंबाई यानी 12 आ गई, ठीक है, हमको पूरी लंबाई पता चल गई। अब हमने क्या किया कि हमने इसको मान लिया x, तो ये लंबाई हो जाएगी 12 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ नीचे, फिर आपको और चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जरा देखने वाली बात है कि यहाँ पर हम अगर x मानते हैं तो देखिए 12 माइनस एक्स, अब इसके बाद फिर से हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है और भी चीजें लगानी पड़ेगी। तो
चलिए लगाते हैं। ये हुआ x, ये होगा 12 माइनस एक्स। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर समझना, अगर ये आप एंगल देखोगे, ये वाला एंगल, तो क्योंकि ये एक स्पर्श रेखा है और एक त्रिज्या आई है, ठीक है। स्पर्श रेखा को त्रिज्या में 90 डिग्री के काटती है, तो यहाँ भी 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री, यानी कि ये चारों कोने यानी 90, ये भी है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90, ठीक है। ये सब के सब 90 के बने हुए हैं। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी जब आप बार बार जो पॉइंट को जब आप समझेंगे, याद करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ भी 90 बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कैसे 90 बन रहा है, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा को जहाँ पर काटते हैं वहाँ पर 90 बनता है। आप देखें, यहाँ पर हम ट्राइंगल हम लेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा लेंगे, यहाँ पर ई था ना, तो ECT लो, ECT ट्राइंगल का ले, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा 90 के सामने की जो भुजा है, यानी कि वो आपकी क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण मतलब कि यहाँ पर CT के स्क्वायर बराबर है आपका इसका स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि आपका ET का स्क्वायर प्लस आपका CE का स्क्वायर। अब हमने जैसे बताया था आपको कि CE आपका जो है CE, ये CE के बराबर हो गया, CE माना था x, तो ये भी आपका x है, ठीक है। तो CT स्क्वायर हमने किया, तो CT की वैल्यू कितनी है आपकी 12 माइनस एक्स हमने मान ली है, तो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर होगा ET का स्क्वायर। ET आपके हमने 8 निकाली, टोटल यहाँ पर 13 थी, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो 8 का स्क्वायर हो गया प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है। तो CE यहाँ पर C की वैल्यू हो गई x, तो x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक जो आपको द्विघात समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। इस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व खुद से करिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है ना। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। 7 नंबर का आपका आंसर है 3 नंबर, ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा आपका 20/3 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये आंसर निकालना है खुद से और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और अगर ये आंसर आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता है तो फिर आप जो है क्या दिक्कत हुई, क्या आपने गलत किया, उसको आप कमेंट में बताइए और उसके आंसर आप खुद निकाल के दिखाइए कि आपको 20/3 आ रहा है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको चीजें और निकालनी है, समझनी है। इसके बाद इसको देखना है, जब पूरा ट्रायंगल पर निकालना है, इसको निकाल लेंगे कि यहाँ पर हमने x माना है, y माइनस x माना है, हमने इस ट्रायंगल में लिया है। इस तरह थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 2-3 बार आप जो है खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा और आपको आ भी जाएगा। आप चलते हैं आगे बढ़ते, जो कि आपको यहाँ पर तिर्यक जो हमने बताया था, एक फॉर्मूला को बताया था, उस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं, ताकि आपको तिर्यक वाला जो हमने बताया था वो आपको फॉर्मूले जो अपने पहले स्टार्टिंग में जो हमने बताया था वो आपको फॉर्मूले इस तरह से याद हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है एक 17 में, इसमें क्या किया गया है बता रहा है इसमें क्वेश्चन में कि आपको सवाल दिख रहा होगा कि 2 वृत्तों की त्रिज्या है, ठीक है, 2 वृत्तों की त्रिज्या है 6 और 2 है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 दी गई है। तो उनकी तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी। तो सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है, तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर होता है अंडर केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है ना, के बीच दूरी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का योग होता है, ठीक है। बस आपको ये निकाल देना है। तो अब देखो आपको हर चीज दी है, केंद्रों के बीच की दूरी आपको दिया हुआ पहले से 17 नंबर क्वेश्चन में, ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 10 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर माइनस की, फिर आपको त्रिज्याएं दी हैं, एक 6 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर, 6 + 2 बराबर हो गया 8, 8 का स्क्वायर कर दो बराबर हो गया आपका 10 का स्क्वायर हो गया 100 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 हो गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा √36, इसके अंदर आएगा 6। बस बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्या गया, तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई आप आगे कितनी 6 आ गई, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत निकालेंगे, अगर फॉर्मूला को याद नहीं है तो फिर आपको डेरिवेशन वगैरह करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप फॉर्मूले भी याद रखें, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है। बाकी जब आप अपने सेशनल एग्जाम यानी कि जब हाई स्कूल या इंटर का एग्जाम 11-12 का दे रहे हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा विस्तार से करिए, तो आपको वहाँ पर अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं और क्लियर हो रहे हैं, मेथड समझ में आ रहा है और जो भी महत्वपूर्ण चीजें अगर आपको वो क्लियर हो रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और साथ में फ्रेंड्स फैमिली में आप शेयर भी करें,
और ये वीडियो हाई स्कूल वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें जो भी चीज़ें बता रहे हैं पूरी बेसिक से लेकर के जो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी बातें यहाँ पर कवर हो रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा कि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।